बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अगर नहीं है खैरियत से तो अब ठीक हो जाएंगे क्योंकि डॉक्टर अहमद बिलाल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक, आज बड़ा ही गंभीर मसला है मेंटल हेल्थ का। दो बड़ी सीरियस वीडियोस बनाई, खैर ये भी बड़ा सीरियस टॉपिक है। पिछली वीडियोस में भी जब बात की तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ, और ये फैक्ट है कि हमारे मुल्क में 60 to 70% पॉपुलेशन अंडर 30 है, जी। यानी कि यूथ। लेकिन जब हम यूथ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ इश्यूज की लिस्ट कुछ लंबी होती चली जा रही है। क्या ये सही है कि गलत है? ऐसा ही है। लेकिन अगर आप प्रायोरिटाइज करना चाहें या देखना चाहें कि नंबर वन पे कौन सा आता है और फिर मेरे पास फॉर एग्जांपल किस तरह के लोग आते हैं और वो किन किन बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, सो मैं उसमें कहूँगा कि सबसे पहला जो है वो एंजाइटी, और उसमें भी पर्टिकुलरली पैनिक अटैक्स। एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स। बिल्कुल। अच्छा, मैं सोच रही थी शायद डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन दूसरे नंबर के ऊपर। ओके। तीसरे नंबर के ऊपर अगर कोई चीज़ आती है तो वो है सुइसाइडल थॉट्स, अच्छा। सेल्फ हार्म, इस तरह की चीजें आती हैं। लेकिन मेरे पास मेजरली जो लोग मुझे कंसल्ट करने आते हैं, मैं आपको उस डेटा की बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ कि मेरे पास मोस्टली लोग एंजाइटी और नंबर 2 डिप्रेशन के ऊपर आते हैं। तो आपके ख्याल से एंजाइटी और डिप्रेशन इतनी ज़्यादा टीनेजर्स में और यंग लोगों में क्यों आ रही है उस उम्र पे? सॉरी, मैं बिल्कुल भी वो नहीं होना चाह रही। मैं खुद एक ज़माने में सदियों पहले टीनेजर भी थी और यंग एडल्ट भी थी, अब ओल्ड एडल्ट हो गई हूँ। उस वक्त डिप्रेशन और एंजाइटी का पता ही नहीं था यार कि कोई चीज़ है। I mean, obviously when I went to college, my subject was also psychology, so someone like me knew कि anxiety और depression, but हमेशा ये होता था कि after the age of 35-40 के बाद डिप्रेशन और एंजाइटी होती है कुछ केसेस में। अब तो हर दूसरे बच्चे में एंजाइटी और डिप्रेशन का इशू है। Why? आपको अगर इसकी रियल रीजन बताऊं तो वो पूरी दुनिया में जो कैपिटलिज्म की लहर है, जिसकी वजह से लाइफ का फास्ट होना और ज़्यादा से ज़्यादा काम 24 घंटों के अंदर करने के नतीजे में हमें रिजल्ट्स ना मिलना, ये इसकी बहुत बड़ी वजह है। ये एक बुनियादी वजह है। लेकिन अगर आप सिर्फ टीन्स की बात करें, जो लोग अपनी टीन एज के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन में होते हैं, उसके पीछे दो मेजर रीजंस हैं। नंबर एक रीज़न है कि उनसे एकेडमिक प्रेशर हैंडल नहीं होता, और नंबर 2 रीज़न है जो सोशल मीडिया का मिस यूज़ है। मतलब वो इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप किसी भी टीनेजर बच्चे को जो अपने कॉलेज में हो, इवन OA लेवल्स के स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते हैं, आप उनके मोबाइल पकड़ के ज़रा उनका डेली वॉच टाइम तो देखें। किसी का 7 घंटे, किसी का 9 घंटे, और ये मैं आपको रियल डेटा पे बता रहा हूँ। 7-8 घंटे कौन, 12-12, 14-14 घंटे। मैंने तो आज 90% यंग लोगों को देखो तो फोन की जान ही नहीं छोड़ते। देखें, और उसमें वो देखते क्या है? हर चीज का ना एक पॉजिटिव यूज होता है, एक नेगेटिव यूज होता है, लेकिन वो उसमें देखते क्या है? वो रील्स देखते रहेंगे। वो सिर्फ और बट रील्स में तो मजे मजे की चीजें आ रही होती हैं। कभी वो खाने की चीज आ गई, कभी कोई गाने की चीज आ गई, कभी पपीज आ गए, बिल्लियां आ गई। लेकिन आप ये देखें ना कि उससे हमारे ब्रेन को मैसेज क्या मिल रहा है। हमारा ब्रेन यूज टू होता जा रहा है कि हमने वो बार बार देखना है। क्यों? क्योंकि डोपामिन रश मिल रहा है हमें, हमारा ब्रेन जनरेट कर रहा है। अच्छा। जिसकी वजह से अब हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इवन अगर आप देख लें, आज किसी यंग बच्चे को आप बिठा के 3 घंटे की मूवी दिखाएं, वो नहीं देख सकेगा। उसका फोकस जो है वो दरमियान में टूट जाएगा। वैसे आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली मैं खुद भी आपने मूवी की बात की तो मेरी पिछले दिनों ही फैसल से लड़ाई हो रही थी अपने मियाँ से। उसने कहा, जुगल खुद कहती हो मूवी देखनी है और मूवी देखते हुए फोन की जान नहीं छोड़ती, और पता मैं क्या कर रही होती हूँ? मैं साथ साथ कैंडी क्रश खेल रही होती हूँ। मतलब कितनी ऑड बात है। लेकिन अब ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक की, तो फिर अपने भी गिरबान में झांकना जरूरी है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के आपसे इन चीज़ों की बात करूँ और मैं अपने गिरबान में ना झांकूं, फिर तो हम सिर्फ फनकारी कर रहे हैं। देखिए, यंग लोगों को और स्पेशली टीनेजर्स को फ़ोन की एडिक्शन हो चुकी है। और जो दूसरी बड़ी रीज़न जो मैंने अभी आपको बताई, वो जो एकेडमिक प्रेशर है वो है। अब एक्चुअली में मेरे पास कुछ OA लेवल्स के स्टूडेंट्स आते हैं और वो स्पेशली मुझसे तब कंसल्ट करते हैं जब उनके एग्जाम्स आने में, OA लेवल्स के एग्जाम्स आने में ऑलमोस्ट कोई 3 महीने 4 महीने रह जाते हैं। उनके पेरेंट्स उनको पकड़ के लाते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो एंजाइटी का शिकार हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती, वो बदतमीजियाँ कर रहे हैं, इवन वो अग्रेसिव एटीट्यूड शो कर रहे हैं। और जब मैं उनके साथ काम करता हूँ तो पता चलता है कि उनको ये नहीं पता कि उन्होंने ये सिलेबस जो है ये 3 महीनों में कवर कैसे करना है। फिर मैंने कुछ इसके कोड्स क्रैक किए कि मतलब एक स्टूडेंट को, O लेवल्स के स्टूडेंट्स को या A लेवल के स्टूडेंट्स को
पढ़ना कैसे चाहिए, उनको अपना सिलेबस कैसे डिवाइड करना चाहिए। और आप यकीन करें कि ना सिर्फ उनकी एंजाइटी कम हुई, उनका डिप्रेशन कम हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक खौफ है कि जब मैं पेपर में बैठूंगा और मुझे कुछ नहीं आता होगा, और उसके बाद जब रिजल्ट के अंदर मेरा C या D या इवन U ग्रेड आएगा, तो मुझे मेरे पेरेंट्स कैसे ट्रीट करेंगे। बट देखो ना, इसमें माँ बाप का भी तो कुछ अमल दखल है। देखो, मुझे जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है वो ये है कि अब ये चीज़ बिल्कुल आम हो गई है कि हर पेरेंट जो है अपने सोशल मीडिया पे अपने बच्चों के रिजल्ट्स लगा रहा होता है। कितना प्रेशर है एक बच्चे के ऊपर कि यार अब अगर 26 बच्चों की क्लास है तो 26 के तो स्ट्रेट एज नहीं आ सकते, 26 के 26 A स्टार स्टूडेंट तो नहीं हो सकते। तो हर बच्चे का सा रुका हुआ होता है कि यार, और इतना प्रेशर, और बाय द वे तरबियत पे कोई नहीं फोकस कर रहा, 1-on-1 टाइम कोई नहीं दे रहा। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से डायरेक्ट एकेडमी जाता है या पढ़ने के लिए जाता है किसी और जगह, रात को वो, और फिर उसको किसी शाम को कारी साहब भी आ जाते हैं, कारी साहब भी आ जाते हैं, साथ में उसको किसी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में भी डाला होता है जो उसकी कल को यूनिवर्सिटी के दाखिले में मदद करेगी। तो वो बच्चा रोबोट की तरह, मतलब हम लोग 8 घंटे से ज्यादा काम करने मना करते हैं लोगों को, हम 16 घंटे बच्चों को चला रहे हैं। मैं कहूंगा कि 2 तरह के केसेस हैं। एक वो जो बच्चा सुबह से पढ़ना शुरू करता है और रात 10 बजे तक पढ़ता रहता है, और उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उसने बाहर भी जाना है, उसने वहां जाके किसी अच्छी हार्वर्ड, येल टाइप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन भी लेना है, और उसने इवन लाहौर में लम्स में यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप भी लेनी है। और दूसरी जो कैटेगरी के बच्चे हैं ना, वो ये कि वो सिर्फ स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, अपना मोबाइल यूज करते हैं, दोस्तों से खेलते हैं, वापस आते हैं, फिर रात देर तक मोबाइल यूज करते रहते हैं, सोशल मीडिया यूज करते रहते हैं, और इवेंचुअली उनके 9-10 महीने जब गुजर जाते हैं तो उनको अचानक ख्याल आता है कि अब तो हमारी डेट शीट आ गई है, तो अब तो हमारे एग्जाम्स हैं। वहां पे उनके पैनिक अटैक्स और एंजाइटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पेरेंट्स को असल में जिस चीज पे काम करने की जरूरत है, जिसके ऊपर आपने कहा कि क्लास में अगर 26 बच्चे हैं तो 26 के 26 बच्चों के A ग्रेड्स नहीं आ सकते। असल में ना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट भी था और थेरिस्ट भी था, रिसर्चर था, हार्वर्ड गार्डनर। उसने अपनी रिसर्च दी, उसने कहा, उसकी रिसर्च का नाम था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। उसने कहा कि तमाम बच्चे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अपनी अपनी स्पेसिफिक डोमेन में इंटेलिजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक अच्छा टेनिस का प्लेयर है, वो भी इंटेलिजेंट है, या कोई एक अच्छा जो है वो एकेडमिक्स में है, वो भी इंटेलिजेंट है। तो इस तरह से अगर आप वो थ्योरी पढ़ें, और हमारे व्यूअर्स भी अगर उस थ्योरी को गूगल के ऊपर जाके देखें, तो उन्हें पता चलेगा कि हर बच्चा इंटेलिजेंट है। तो माँ बाप को कहीं ना कहीं बच्चे को साथ साथ ये गाइड करना चाहिए कि बेटा, जिस समय मैं अभी यही कहने लगी थी अहमद, आपने, मैंने इशारा किया था कि आपको समझ आ गई। आपने आज PhD की हुई है, लेकिन एक वो अहमद भी था जो डॉक्टर नहीं था और जो फेल हो गया था, लेकिन एक वो अहमद भी तो था। मैं अक्सर इंटरव्यूज में ये बात कई मरतबा बता चुका हूँ कि जब मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आना था ना, आई यूज्ड टू बी अ वेरी लो प्रोफाइल चाइल्ड। मतलब मेरे ग्रेड्स नहीं आते थे, मुझे साइंस के सब्जेक्ट समझ नहीं आते थे। तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आना था ना, तो मैं अपने फादर को ड्राइवर के साथ उनके ऑफिस छोड़ने जा रहा था। तो मेरे फादर ने जाते हुए मुझे कहा कि बेटा, आज आप पास हो या फेल हो, आप रहेंगे मेरे बेटे। और उन्होंने मुझे साथ में, उस जमाने में लाइक मैंने मैट्रिक किया था 2006 में, तो उन्होंने मुझे 1000 रुपया दिया कि पता नहीं 2000 दिया, और उन्होंने कहा घर जाते हुए मिठाई साथ लेते जाना। और उन्होंने मुझे फोरहेड पे किस किया, मैंने उन्हें ड्रॉप किया और मैं वापस सुकून में घर आ गया। और मैंने जाके रिजल्ट देखा, मैं पास जरूर हो गया, लाइक 65 या 60% मेरे मार्क्स थे। A डिवीजन में ही पास किया, मैंने O लेवल्स नहीं किया हुआ क्योंकि मैं थोड़ा सा वीक था। लेकिन उसके बाद वो मेरे अंदर ऐसी कुछ चेंजेस आई कि मैंने इंटर स्कॉलरशिप पे की FC कॉलेज से, फिर उसके बाद फिर मैंने BSc किया, और मैं फिर पढ़ता ही चला गया। और मेरी इवन BSc में भी मेरी 3rd पोजीशन थी, मैंने डिस्टिंक्शन के साथ किया। और फिर MPhil भी मैंने 2nd पोजीशन के साथ किया, फिर मैंने PhD भी कर ली, और फिर कुछ बाहर से कुछ सर्टिफिकेशंस भी। लेकिन उस दिन अगर अब्बू ने डांटा होता और बेइज्जती की होती और धमकाया होता, और उसके बाद जब घर आते 60% के साथ, देखो आपका घर एक हाई एकेडमिक अचीवर्स का घर है, बिकॉज मैं आप लोगों को जानती भी हूँ पर्सनली। सो द पॉइंट इज, ऐसे घर में जब एक बच्चा 60% नंबर लेके आ रहा है, तो एक्चुअली तो अगर घर वाले भड़क उठे तो ये कोई एबनॉर्मल बात ना होती, बट आपके साथ बड़ा डिफरेंट एटीट्यूड डेवलप किया गया। तो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल है। और हम पूरी एंजाइटी और डिप्रेशन का ब्लेम बच्चों पे डाल देते हैं। देखिए, हम जो किरदार अदा कर रहे हैं एज पेरेंट्स, क्योंकि आप भी एक 5 साल की बच्ची के बाप हैं, आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ माशाल्लाह 5 चिल्ड्रन, 2 स्टेप चिल्ड्रन, 3 बायोलॉजिकल चिल्ड्रन। द फैक्ट इज एट द एंड ऑफ द डे
हमें भी जिम्मेदारी लेनी है एज पेरेंट्स कि हम किधर गलत जा रहे हैं। हम अपनी आसानी के लिए अगर 3 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, हम अगर 2 साल के बच्चे की एक इंस्टाग्राम का पेज बना देते हैं, तो आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं इश्यूज अराइज हो जाते हैं। अगर वो करना भी है, बहुत से पेरेंट्स हैं जो पैसे बना रहे हैं व्हेन देयर चिल्ड्रन ऑन सोशल मीडिया, लेकिन उसको भी करने का तरीका है। बच्चे को मोबाइल नहीं पकड़ा सकते कि जा पुत्र। बिल्कुल, अभी तक मेरी जो बेटी है, हमने उसे अभी तक आईपैड नहीं लेके दिया, मोबाइल तो बहुत दूर की बात। और उसकी एक टैब है जो कि उसको सिर्फ ये अलाउड है कि उसने पूरे 24 घंटों में 30 मिनट्स के ऊपर उस पर गुजारना है। लेकिन आप बच्चे को इन चीज़ों से रोक नहीं सकते, उसके अगेंस्ट आपको फिर बच्चे को ऑल्टरनेट देना होगा। और ऑल्टरनेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जिससे मैं रात को सोते हुए मैं ये नहीं करता कि वो मेरे साथ सो रही है और मैं मोबाइल यूज करता रहूँ घंटा, वो मुझे देखती रही। नो, मैं उससे बातचीत कर रहा होता हूँ। मैंने अभी जब घर जाना है तो मैंने जब उसके साथ टाइम स्पेंड करना है या मेरी वाइफ ने उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो हमने अपने मोबाइल साइड पे रखते हैं। ठीक है। और हमारा फिर एक फैमिली टाइम होता है जिसके अंदर बच्चा माँ बाप से बॉन्ड कर रहा होता है और हम जो है वो बच्चे के साथ बॉन्डिंग डेवलप कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप खुद ही अपने बच्चे को टोटल अटेंशन नहीं दे रहे, तो वो फिर क्यों किसी को या किसी और चीज को टोटल अटेंशन देगा? मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि एंजाइटी डिप्रेशन अचानक नहीं स्टार्ट हो जाता, इसके पीछे पूरी सालों की एक हिस्ट्री होती है। अगर आपने जिस टाइम पे बच्चे को सबसे ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है, आपने उस टाइम पे बच्चे को अगर अटेंशन नहीं दी, वो कुछ और साइकोलॉजिकल ट्रॉमास बन के उसकी टीनेज में आ जाएंगे। मतलब आप ये देखें कि एक बच्चे को ज्यादा घर से बाहर रहने की जरूरत ही क्यों पेश आती है जब वो अपनी टीनेज में जाता है। सो फाइनली, वार्निंग साइंस, जो हमारा फाइनल मैसेज है हमारे व्यूअर्स को, वो क्या वार्निंग साइंस है जिसपे पेरेंट्स को फौरन माहिर नफ्सियात या किसी इंटरवेंशन की तरफ जाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि नंबर 1, जैसे ही जिससे मैंने आपको पिछली किसी एक वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपका बच्चा आइसोलेशन का शिकार हो रहा है या वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा या वो आपको फील होता है कि वो स्ट्रेस्ड आउट है या उसका स्लीपिंग पैटर्न या उसका खाना पीना ज़्यादा खा रहा है या बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया है या बदमिजाज हो गया है और उसके अंदर गुस्से वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जनरेट हो रही हैं या वो उसके मूड स्विंग ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं और वो अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे एटीट्यूड या बिहेवियर के साथ बात नहीं कर रहा, तो दिस इज द हाई टाइम जहां पे उन्हें बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें ना कि एक बच्चा अगर एकेडमिकली स्ट्रगल कर रहा है, उसके पेरेंट्स अगर उसका साथ नहीं देंगे या उसे कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो वो अपने माँ बाप को कैसे बताएगा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो आप काइंडली मुझे हेल्प आउट करें या मुझे किसी से कंसल्ट करवा दें। यानी कि दोस्ती का ताल्लुक भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल, कम्युनिकेशन। मेरे पास यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं वो खुद नहीं मेरे पास आते, उनके माँ बाप मेरे पास उन्हें लेके आते हैं। वाई? क्योंकि उनकी शायद आपस में दोस्ती का एक एलिमेंट जनरेट हुआ है कि वो अपने माँ बाप को हर बात बता सकते हैं। तो मेरे पास लड़कियां भी लड़के भी, उनके माँ बाप उन्हें लेकर आते हैं। बिल्कुल। और अगर मैंने कुछ ऐसे भी कैटेगरी के बच्चे देखे हैं जिसमें माँ बाप नहीं लेकर आते, वहां पे बच्चे खुद कहीं ना कहीं से नंबर ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने जो बच्चे बैठे होते हैं और उनके घर से अगर फोन आ जाए तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब एक मिनट आप बोलिएगा ना, तो वो अपने फादर या मदर को कहते हैं कि हम इस दोस्त के साथ हैं या उस दोस्त के साथ हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने मतलब एक 20-22 साल के बच्चे को या 18 साल के बच्चे को क्यों छुपाना पड़ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली एक जब आप एडल्ट बन जाते हो तभी आप एक थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, वरना फिर वो थोड़ा मसाइल भी हो जाते हैं। बट अब एक 19 साल का बच्चा अपने माँ बाप से क्यों छुपा रहा है कि उसने डॉक्टर के पास जा रहा है? अब अगर वो इतना बड़ा हो गया है कि वो एक एडल्ट हो गया है, तो फिर उसको ये चीज छुपानी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने मेंटल हेल्थ को एक हवा बनाया हुआ है, जो हमने पहली वीडियो बनाई थी। आपको इसकी एक और बुनियादी वजह भी बताता हूँ। जब पेरेंट्स बहुत ज्यादा वर्किंग हो जाते हैं ना, दोनों पेरेंट्स, जहां पे बच्चे को टाइम ही नहीं मिल रहा, वहां पे इस तरह के इश्यूज बच्चों के अंदर जनरेट होते ही होते हैं, उनकी टीन एज में और उनकी यंग एज के अंदर। मतलब इवन आफ्टर यूनिवर्सिटी भी 20 से लेकर 30 तक या 35 तक बच्चों के अंदर ये इश्यूज जनरेट होते हैं। तो मेरी पेरेंट्स से ये एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया करें। और प्रॉपर टाइम देने से मतलब क्या है कि मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ एक्टिविटीज करें, वो कलरिंग है, वो ड्राइंग है, वो स्पोर्ट्स है, वो किसी भी तरह की एक्टिविटी है उसके अंदर इन्वॉल्व हो और उनके साथ बातचीत करें। और जिस भी एज कैटेगरी के बच्चे हैं, और कुछ नहीं तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के लंच और डिनर ही साथ कर लिया करें, जिसमें कोई फोन शोन कोई डिवाइस ना हो। उससे जो कम्युनिकेशन डेवलप होती है ना, कोई ये नहीं कह रहा कि सुबह से लेकर रात तक बच्चों को चिपक के बैठे रहे, लेकिन वो भी गलत है भाई, वो भी गलत है। आधा पौना घंटा ऑफ फोकस टाइम
इज़ अ गुड इनफ अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें बच्चा अगर कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाहता है तो कर दे। और जब ये डेली की एक्टिविटी होगी तो इंशाल्लाह आपका बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम की तरफ जा रहा होगा तो आपको पहले इंडिकेशन मिल जाएगी, और प्रॉब्ली जाएगा ही नहीं, बिकॉज एक हेल्दी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में वो बड़ा हो रहा होगा। एक और चीज़, इसकी जो सबसे, चूंकि बच्चों के पास सोशल मीडिया और इसके अंदर ना एक रेस भी लगी हुई है कि मैंने उससे ज़्यादा ग्रेड्स लेने हैं, और इवन जो यंग एज में बच्चे कमाना शुरू कर देते हैं ना, फिर उनके वो कहते हैं कि हमने उस बच्चे से ज़्यादा कमाना है और हमने इतने पैसे इकट्ठे करने हैं। कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़ और वो उन तमाम लोगों के ऊपर आती है जिनका इस सोसाइटी के अंदर एक मुकाम है। वो अगर इसके ऊपर ओपनली बातचीत करना शुरू कर देना, मतलब आज ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस विद जुगन काजिम के नाम से एक हैशटैग बने और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अवेयरनेस चले, और आपने ये इनिशिएटिव लिया ना एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के बात करने वाला और वीडियोस बनाने वाला, जितने सेलिब्रिटीज हैं वो सिर्फ एक एक वीडियो बनाते जाएं और उसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के नाम से हैशटैग यूज करके उसे आगे चलाएं, तो देखें इसके बारे में जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि लोग ना सिर्फ ये स्टिग्मा खत्म हो जाएगा, लेबल खत्म हो जाएगा, बल्कि लोग आगे बढ़ के खुद हेल्प लेंगे। ऑसम। यहाँ पे आज की वीडियो को कंक्लूड करते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे ख्याल आया कि हमने बात की एंग्जाइटी की और डिप्रेशन की, लेकिन एंग्जाइटी और डिप्रेशन है क्या, क्योंकि ये बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह व्यूअर्स, ज़िंदगी रही तो डॉक्टर साहब से हम ये जानेंगे कि डिप्रेशन क्या होती है, एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे कि एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स क्या होते हैं। लोग अक्सर डिप्रेशन और एंग्जाइटी को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं या कंफ्यूज कर देते हैं। दे आर वेरी सेपरेट इश्यूज। उसके इंडिकेशंस क्या है और किस स्टेज पे हेल्प लेनी चाहिए एंड किस किस्म की हेल्प अवेलेबल है, और ट्रीटमेंट्स, हम इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी जानने वाले को हेल्प करेगी या किसी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।